Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the heart sound. इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की, जिसे आप शॉर्ट में ईसीजी कह सकते हो। और ये आपने बहुत सुना होगा कि इसका ईसीजी, जब भी किसी को हार्ट डिसीज होता है ना, हार्ट अटैक आ रहा है, जो आपने पूरी वो लीड देखी होगी, जो रिकॉर्ड बताते हैं, यूजुअली मूवियों में देखा होगा कि जैसी वो लाइन चलती है ना, अगर वो अप और डाउन सीधी हो गई लाइन, मतलब काम खत्म। वही सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। पर्टिकुलरली जो आपकी ईसीजी होगी है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये होते हैं एक ग्राफिकल रिकॉर्ड जो आपकी एक्टिविटीज़ है ना, हार्ट की एक्टिविटीज़, उनको शो करते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारी टर्म है जो कि सेम ही है टर्म, लेकिन इन सभी में डिफरेंस है। हम सभी को एक एक से ना डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, तीनों वर्ड को तोड़ना। इलेक्ट्रो निकला इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज से, कार्डियो निकला हार्ट से, और ग्राफी मतलब जिसमें हम पर्टिकुलरली ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन करेंगे, ग्राफ के थ्रू जो होता है ना। तो ये क्या होता है? इट इज़ द टेक्निक बाय विच द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर स्टडीज। ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्टडी करते हैं, उसे हमने बोला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब आप लोग बोलेंगे भाई ये तो ठीक है, पहले आप ये बताओ कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ मतलब क्या। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ का सिंपल सा मतलब है कि हमने देखा था कि भाई हार्ट में है हमारा पेस मेकर, ऐसे नोट, वो खुद की इम्पल्स प्रोड्यूस करता है सेल्फ एक्साइटेशन के लिए। फिर वो ए भी नोट्स में जा रही थी, बंडल ऑफ हिज में, राइट एंड लेफ्ट ब्रांच में। तो ये जो पूरा ट्रांसमिशन हो रहा है इम्पल्स का, ये है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। और इसी के बाद होगी हार्ट की पंपिंग। अब बोलोगे भैया ये पंपिंग वाला तो आपने पहले ही बताया था पिछले लेक्चर में कि मैकेनिकल एक्टिविटी है। तो बिल्कुल दोनों में यही डिफरेंस है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट का मतलब ये पूरा ट्रांसमिशन, ऐसे नोट सिंपल्स का प्रोडक्शन, फिर ए भी नोट में, बंडल ऑफ हिज में, राइट एंड लेफ्ट ब्रांच, परकिंजे फाइबर में ट्रांसमिशन, ये है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज। इसके बाद जब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स होंगी, मींस हार्ट का पंपिंग एक्शन, वो होती है रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वाली मैकेनिकल एक्टिविटीज। यही दोनों में डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज पहले होंगी, उसके बाद होगी मैकेनिकल एक्टिविटी। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। फिर से वर्ड को तोड़ो। इलेक्ट्रो मतलब फिर से इलेक्ट्रिकल, कार्डियो मीन्स हार्ट, और एक ग्राफ मीन्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा, एक ऐसी मशीन होगी जिसके थ्रू हम इस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को। तो ग्राफ ही टेक्निक है, हम किस टेक्निक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ये एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड, और ग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। So electrocardiograph is the instrument or machine by which the electrical activities of heart are recorded या फिर studied। मीन्स ऐसी मशीन जिसके थ्रू हम इन स्टडीज़ को, इन ग्राफ्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी को हमने बोला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसके बाद आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मीन्स अब जो ग्राफिकल रिकॉर्ड्स हैं, है ना, जो हमने पर्टिकुलरली इस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, इस टेक्निक के थ्रू जो रिकॉर्ड हमने देखे, वही है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे हम ईसीजी भी बोलते हैं। सो दीज आर दी रिकॉर्ड, या तो आप रिकॉर्ड बोल दो या फिर आप बोल दो ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हम ग्राफ के थ्रू ना इसे रिकॉर्ड करते हैं। तो उसी रजिस्ट्रेशन को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट की, हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसके बाद एक और जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक पेपर। फिर से बट को तोड़ लो। एक ऐसा पेपर जो कि किसे शो करेगा, हार्ट की इन एक्टिविटीज़ को, है ना, जो पर्टिकुलरली ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन है। सो पेपर यूज फॉर रिकॉर्डिंग ईसीजी, एक ऐसा पेपर जिसके थ्रू हम इस ईसीजी को रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक पेपर। कुछ इस तरीके का पेपर दिखता है, ये मैंने शॉर्ट बनाया और भी बड़ा पेपर रहेगा। अब इसमें आप लोग देखोगे तो इस कुछ ऐसी आपकी एकदम खड़ी लाइन है, जिसे हम बोल सकते हैं वर्टिकल लाइनिंग, ऊपर से नीचे, और इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसवर्स या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन भी प्रेजेंट है ना। अगर आप ग्राफ के थ्रू एक्स देखोगे, एक्सिस देखोगे, तो ये हमारा वाई एक्सिस है। इस तरीके से ये रहा हमारा एक्स एक्सिस। अब इसमें पर्टिकुलरली ये जो लाइन है ना, इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड्स। मीन्स दीज आर दी लाइन विच इज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक पेपर। और इसमें ही पर्टिकुलरली ये जो आपकी इस तरीके की वर्टिकल लाइन है जो ऊपर से नीचे जा रही हैं, ये शो करती हैं स्ट्रेंथ, जिसे हम मिली वोल्ट में मेजर करते हैं।
और पर्टिकुलरली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है किस एक्सिस में, आपके एक्स एक्सिस में, ये शो करती है ड्यूरेशन कि कितनी ड्यूरेशन में कितनी एक्टिविटीज हो रही है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर लिखी भी हुई है कि हमारे पास दो टाइप की लाइन है, एक है वर्टिकल और एक है हॉरिजॉन्टल। अब इसमें भी एक चीज़ करना, चाहे हम वर्टिकल में देखें इस तरीके से, ये जो लाइन है हर पांचवी लाइन थिक होती है, ये देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरीके से। यहाँ से भी हम देखेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरीके से जो हर फिफ्थ लाइन होती है ना वो थिक होती है। तो ऐसे करके हम देखें पाँच पाँच में चीज़ डिवाइड रहती है, हर पांचवी लाइन आपको थिक मिलेगी। अब पर्टिकुलर ये जितने भी आपके ब्लॉक है ना छोटे छोटे से, इनका जो डिस्टेंस होता है अगर हम देखें तो 1 मिलीमीटर का होता है हर का, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 1 मिलीमीटर, सेम एस ऊपर में भी ये 1 मिलीमीटर, यही लेंथ चलती है सभी की। इसके साथ साथ अगर पर्टिकुलरली अब हम ड्यूरेशन की बात करें तो जो आपका एक ब्लॉक का जो ड्यूरेशन रहता है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रहता है 0.04 सेकेंड, दूसरे का भी 0.04 सेकेंड, यहाँ पर भी 0.04, इस तरीके से सबका रहेगा 0.04। तो जब हम इन पांचों को जोड़ देंगे, पर्टिकुलरली एक थिक लाइन का जो ड्यूरेशन है ये आपका रहता है 0.20 सेकेंड, क्योंकि हम सेकेंड में मेजर कर रहे हैं। सेम एस अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो पर्टिकुलरली यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्ट्रेंथ रहेगी एक ब्लॉक की 0.1 मिली वोल्ट, सेम एस दूसरे की फिर 0.1 मिली वोल्ट, थर्ड ब्लॉक की 0.1 मिली वोल्ट, ये भी शो करता है 0.1 मिली वोल्ट। तो 5 तक जाते जाती है जो पूरी अब 5 थिक लाइन आती है ना हमारी 5 भी थिक लाइन, यहाँ तक की जो स्ट्रेंथ हो जाती है 0.5 मिली वोल्ट। तो इस तरीके से ये रहा हमारा ड्यूरेशन, और यहाँ पर इस तरीके से शो होती है इंटेंसिटी। अब हम बात करते हैं ईसीजी लीड्स की। तो जैसे कि इनका नाम ही इंडिकेट कर रहा, ईसीजी लीड्स यानी कि ऐसी लीड्स जिसे हम यूज़ करते हैं ईसीजी को मेजर करने के लिए। अब बोलोगे भैया लेकिन ये समझे कैसे? तो जनरली या फिर यूजुअली आप लोगों ने मूवियों में स्कैन देखे होंगे कि एक हीरो है या विलन है तो पर्टिकुलरली उसके चेस्ट रीजन में, स्पेशली हार्ट के पास, या तो कोई बुलेट इंजरी हो गई है या फिर होता है ना चाकू से एकदम लड़ाई दिखा देते हैं, बिल्कुल एकदम खून है बिल्कुल, है ना। तो अगर किसी कोई इंजरी हो गई है उसके बाद आपने देखोगा कि हीरो है विलन है डला है बेड पर, और बहुत सारी लीड्स उसके हाथों पर पैरों पर साथ ही साथ इस चेस्ट रीजन पर आप देखना अटैच्ड कर देते हैं, इन्हीं को बोला जाता है ईसीजी लीड्स। सो ईसीजी इज मेजर्ड बाय प्लेसिंग द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑन द बॉडी सरफेस, और इन्हीं लीड्स को हम बोल रहे हैं ईसीजी लीड्स, यानी कि ऐसी लीड्स जिसकी हेल्प से हम ईसीजी मेजर कर रहे हैं। इसमें भी अगर स्पेशली मैं बात करूँ ना तो हम पर्टिकुलरली इन्हें लिम्स में अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने बताया हाथ में मीन्स आपके अपर लिम्स यानी कि हैंड्स हो गए, लोअर लिम्स मीन्स आपके लेग हो गए, इसके साथ साथ इस चेस्ट वाले रीजन में। और इसे हम मेनली दो टाइप में क्लासीफाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज बायपोलर, इसके अलावा एक और रहती है दैट आर यूनिपोलर, उन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। बायपोलर से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि नेम ही इंडिकेट कर रहा, बाय मतलब दो, जैसे कि अपन बार बार डिस्कस करते आए हैं, और पोलर को आप एक टाइप से समझ सकते हो एंड। कैसे समझें? जैसे कि मैग्नेट होती है तो मैग्नेट में पता है दो एंड होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, इसको आप पोल्स भी बोल सकते हो कि मैग्नेट हैव टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। इसी से आप इसे रिलेट करते हो कि बाय पोल्स मीन्स जिसमें दो एंड हो। तो पर्टिकुलरली इस जो हमारी ये वाली लीड है ना बायपोलर, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक यूजुअली पॉजिटिव होगा और एक रहता है हमारा नेगेटिव। एक चीज और कि यहाँ पर लिखा है बायपोलर लिम्बिलीड्स, हम सिर्फ बायपोलर लीड्स भी लिख सकते थे। लिम्बिलीड लिखने का ये रीजन है, जैसे मैंने बताया कि मेनली इन्हें हम लिम्स में यूज करते हैं, है ना, लिम्स में अप्लाई करते हैं, उसमें भी स्पेशली आपके राइट आर्म में, लेफ्ट आर्म में और लेफ्ट लेग में। मेनली इन्हीं तीन को चूज किया जाता है, जनरली हम राइट लेग को चूज नहीं करते, तो इसीलिए इन्हें हम बोल रहे हैं लिम्बिलीड। तो सबसे पहली है हमारे पास लिम्बिलीड 1। तो ये हमारा एक बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम है। इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट है पर्सन का राइट आर्म, यहाँ पर है लेफ्ट आर्म, राइट लेग जिसे हम चूज नहीं करते हैं, जनरली लेफ्ट लेग को ही चूज करते हैं। एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है समझने के लिए, एकदम एग्जैक्ट ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल इसी तरीके से हम कनेक्ट करते हैं, बट हाँ इस डायग्राम में चीज़ें समझ में बहुत अच्छी आएंगी। तो 3 लीड है। सबसे पहले हमारे पास लीड 1, L1 फॉर लीड 1 है। अब इसमें आप देखोगे तो किस किस को कनेक्ट करती है, इट इज कनेक्ट या फिर ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म। इस तरीके से हमने देखा। सो लिम्बिलीड 1 इज ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म।
और इसी डायग्राम में आप देखोगे पर्टिकुलरली जो राइट आर्म है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है एंड आपका जो लेफ्ट आर्म है इट इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल। ऐसे ही इसी डायग्राम से बहुत ही इजीली आप लीड 2 को देख लो। सो लीड 2 कनेक्ट राइट आर्म विथ लेफ्ट लेग। उसमें भी जो आपका राइट आर्म है इट इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल एंड लेफ्ट लेग इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये हमारा बहुत ईजी हो गया। limb lead 2 is obtained by connecting right arm and left leg, right arm with negative terminal and left leg with positive terminal। अब तो ये 3 वाला और इजी हो गया, आप लोग खुद ही कर लोगे कि इट इज obtained by connecting left arm and left leg। लेफ्ट आर्म हम देखें तो किसके साथ कनेक्टेड है, आपके नेगेटिव टर्मिनल के साथ। वहीं पर अगर लेफ्ट लेग की बात करें तो इट इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये रही हमारी लीड 3, ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग। जो आपका लेफ्ट आर्म है इट इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल एंड लेफ्ट लेग विथ पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये हमारी 3 लीड है, बायपोलर लीड्स, और हम इन्हें बोलते हैं बायपोलर लिम्ब लीड्स क्योंकि ये लिम्ब्स को कनेक्ट कर रही हैं। लीड 1 आपके राइट आर्म और लेफ्ट आर्म को कनेक्ट कर रही है। राइट आर्म है नेगेटिव टर्मिनल के साथ, लेफ्ट आर्म पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। लिम्ब लीड 2 राइट आर्म और लेफ्ट लेग को कनेक्ट कर रही है। राइट आर्म नेगेटिव टर्मिनल के साथ है और लेफ्ट लेग पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। लिम्ब लीड जो 3 है वो आपके लेफ्ट आर्म को लेफ्ट लेग से कनेक्ट कर रही है। लेफ्ट आर्म नेगेटिव टर्मिनल के साथ और लेफ्ट लेग है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो अगर ये डायग्राम बना लोगे ना बहुत ईजी हो जाएगा। अब इसी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज एंथोवन ट्रायंगल। क्या है आखिर ये एंथोवन ट्रायंगल? तो यहाँ पर जब हमने लीड कनेक्ट की, आप देख रहे हो एक इमेजनरी ट्रायंगल बन रहा है ना, इस तरीके से। और अब क्या होता है, इस ट्रायंगल को बोला जाता है एंथोवन ट्रायंगल। और क्या समझा जाता है कि पर्टिकुलरली ये जो इमेजनरी ट्रायंगल है इसके सेंटर में लोकेटेड होता है आपका हार्ट। अब ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आई कि भैया हमने लीड कनेक्ट की, एक इमेजनरी ट्रायंगल बना कि पर्टिकुलरली हार्ट इसके सेंटर में प्रेजेंट है। लेकिन अभी भी ये बात समझने वाली ये है कि आखिर हम इसे एंथोवन ट्रायंगल ही क्यों बोल रहे हैं, और कोई नाम दे देते। तो जैसे यूजुअली मैंने बताया कि जितने भी ये जो नाम होते हैं ना वो ज़्यादातर साइंटिस्ट के ऊपर ही दिए जाते हैं। तो ये जो नाम भी है ये पढ़ा था फिजियोलॉजिस्ट, हमारे एक फिजियोलॉजिस्ट थे जो कि थे एंथोवन विलियम्स। पर्टिकुलरली उन्होंने ही इस मेथड को डिस्कवर किया था, इस टेक्निक को डिस्कवर किया था। तो ये जो ट्रायंगल बना ना उनके नाम पर इसे नाम दिया गया एंथोवन ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं यूनिपोलर लीड्स की। तो जैसे कि वर्ड ही इंडिकेट कर रहा, यूनी मतलब कैसे होता है, यूनी डायरेक्शनल मीन्स एक ही डायरेक्शन में। सेम एस यूनिपोलर मीन्स यहाँ पर पर्टिकुलरली जो आपका एक इलेक्ट्रोड है वो मैन रहेगा। सो हियर देयर इज 1 इलेक्ट्रोड जो कि आपका मैन इलेक्ट्रोड रहेगा, दैट इज एक्टिव इलेक्ट्रोड। और ये कैसा होता है आपका पॉजिटिव। इसके अलावा एक और इलेक्ट्रोड हम ऑब्टेन करते हैं 2 लिम्ब्स को कनेक्ट करके, जो कि आपका रहता है इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड। और ये क्या करता है, इट सर्व एज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। आप बहुत इजीली समझ लो कि 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक है हमारा एक्टिव जो कि रहेगा पॉजिटिव, इसके अलावा एक है इंडिफरेंट जो कि रहता है आपका नेगेटिव। और पर्टिकुलरली ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ना इसे हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, इट इज कनेक्टेड विथ ईसीजी मशीन है ना, और उसके भी नेगेटिव टर्मिनल के साथ। दैट इज द रीजन इट सर्व एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसके बाद आगे देखें तो ये फर्दर 2 टाइप की, एक रहती है यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, यानी कि यूनिपोलर लीड्स हैं जिसे हम आपके आर्म में यानी कि हैंड्स में यूज़ करेंगे, लेग में यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे या फिर कनेक्ट करेंगे। दूसरी रहेंगी यूनिपोलर चेस्ट लीड, जैसे मैंने बताया था ना जिसे हम चेस्ट में अप्लाई करते हैं। तो पहले देखते हैं यूनिपोलर लिम्ब लीड्स को। इन्हें हम एक नाम और देते हैं, दैट इज ऑगमेंटेड वोल्टेज लीड या फिर ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स। इसीलिए यहाँ पर देखना पहली लीड्स जो है ए भी आर लीड, ए भी किससे निकला, ऑगमेंटेड वोल्टेज से, और आर फॉर देना ये एक टाइप से आपकी ट्रिक बन जाएगी। जहां पर भी यहाँ पर आर लिखा है ना, आर का मतलब है राइट आर्म। तो ऐसी लीड रहेगी यूनिपोलर लीड जिसमें आपका जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो आपके राइट आर्म के साथ कनेक्ट होगा। इस तरीके से डायग्राम है कि जो आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो किसके साथ कनेक्ट है, राइट आर्म के साथ। अब बचा आपका इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड, तो वो मैंने बताया था कि हम बाकी के अब जो 2 लिम्ब बचे, राइट लेग को हमें लेना ही नहीं है, तो सिर्फ कौन कौन बचा, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग। तो जो इंडिफरेंशिएट इलेक्ट्रोड है इट इज ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग
लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग। तो ये थी हमारी फर्स्ट लीड। एक्टिव इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विथ राइट आर्म एंड इंडिफरेंशिएट इलेक्ट्रोड इज ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लीड है दैट इज AVL। फिर से मैंने बोला AV क्या स्टैंड कर, ऑगमेंटिस वोल्टेज लीड, और L फॉर रहता है आपका लेफ्ट आर्म। अब इसमें क्या होगा, अब डायग्राम आप लोग चेंज करते जा रहा है, एक का मैंने बता दिया। इसमें क्या होगा, जो आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो आपके लेफ्ट आर्म के साथ इस तरीके से कनेक्ट रहेगा, है ना। इसे आप मिटा दो इस तरीके से, यही मान लो किसके साथ कनेक्ट हो गया, आपके लेफ्ट आर्म के साथ। अब आपके पास कौन कौन से बच्चे रिमेनिंग दो, आपका राइट आर्म और लेफ्ट लेग। तो जो इंडिफरेंशिएट इलेक्ट्रोड है हमारा, इन दोनों को कनेक्ट करके ऑब्टेन किया जाता है। तो AVL में क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विथ लेफ्ट आर्म एंड इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड इज ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग। अब आता है हमारा तीसरा इसमें पर्टिकुलरली यूनिपोलर में, दैट इज AVF। अब बोलो कि भैया F को हम क्या देखें, यहाँ तो F कुछ है ही नहीं। बिल्कुल है, F फॉर है फुट, क्योंकि लेग हम एक ही ले रहे हैं ना, तो राइट और लेफ्ट का अपना झोलापन को करना ही नहीं है फालतू, सीधे सीधे F फॉर फुट। यानी कि इसमें क्या होगा, जो आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड है इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएगा आपके लेफ्ट लेग के साथ, और जो इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड है इट इज ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग टू अपर लिम्स मीन्स राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म। सो एक्टिव इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विथ लेफ्ट लेग, इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड इज ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म। तो ये थी हमारी यूनिपोलर लीड्स, बहुत ही इजी है। जो पर्टिकुलरली बट्स हैं आपकी, R मतलब एक्टिव कनेक्ट होगा राइट आर्म के साथ, L एक्टिव कनेक्ट होगा आपके लेफ्ट आर्म के साथ, F फॉर फुट मीन्स यहाँ पर आपका जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है ये कनेक्ट रहेगा आपके लेफ्ट लेग के साथ। इसके बाद हम देखते हैं यूनिपोलर चेस्ट लीड, और इनका अगर हम टोटल नंबर देखें ना तो ये रहेंगी हमारी 6 लीड्स, है ना, जिसे हम करते हैं V1, V2, V3, V4, V5 और V6 से हम इंडिकेट करते हैं, या फिर इन्हें नाम देते हैं। इसके बाद पर्टिकुलरली आपकी जो V1 और V2 लीड है इसे हम प्लेस करते हैं, इट इज प्लेस्ड ओवर 4th इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस क्या, कोस्टल का मतलब है रिब्स, पर्टिकुलरली यहाँ पर हम देखें आपकी रिब्स प्रेजेंट है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, तो यहीं पर आपकी रिब्स रहेगी ना। 4th इंटरकोस्टल स्पेस क्या, जो आपकी 4th और 5th रिब्स है इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगा वहां पर हम प्लेस करते हैं V1 और V2 लीड्स को। इसके बाद अब पर्टिकुलरली हम देखें तो जो V4 और V5 और V6 है इसे हम प्लेस करते हैं 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। अब ये हमें समझ में आया कि V1 और V2 की क्या 4th में, और V4, V5, V6 है 5th में। लेकिन अब आपकी V3 कहाँ गई, तो V3 को किस किस के बीच में प्लेस करते हैं, V2 और V4 के बीच में। सो इट इज प्लेस्ड बिटवीन V2 एंड V4 लीड्स। तो इस तरीके से थी हमारी टोटल लीड। तो अगर हम टोटल देखें तो हमारे पास 12 जो लीड्स हैं ECG वो प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर देखोगे तो 3 रही यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, 6 ये हो गई, तो 6 3 हो गई हमारी 9, और इसके अलावा 3 हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना, जो कि हमने देखी थी बायपोलर में, लिम्ब लीड 1 2 3, यानी कि टोटल हमारे पास प्रेजेंट होती हैं 12 ECG लीड्स। अब हम बात करते हैं नॉर्मल वेव्स ऑफ ECG की। पर्टिकुलरली इससे पहले हमने देखी ECG की पूरी टेक्निक, साथ ही साथ हमने देखी ECG का जो पेपर था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक पेपर, साथ ही साथ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक हमने क्या देखी, लीड्स, मीन्स ऐसी लीड्स जो कि ECG को मेजर करती हैं। लेकिन पर्टिकुलरली अब जैसे जनरली मैंने बताया कि मूवियों में आपने देखा होगा कि पर्टिकुलरली एक पेशेंट डला है, कोई भी हीरो या विलन, और उसकी पर्टिकुलरली ये जो ECG है, वेव्स आपने देखी होगी इस तरीके से टीवी में चल रही हैं, इसी वेव्स से एक्चुअल में हम ECG को रिकॉर्ड करते हैं, और इसी वेव के फॉर्म में जो हमारी पूरी है ना हार्ट की एक्टिविटी इसी वेव के फॉर्म में शो होती है। तो ये रहेगी हमारी एक नॉर्मल वेव है ECG की। अब इसमें हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये वेव क्या क्या शो करती हैं। अब इसमें आप पर्टिकुलरली देखोगे तो हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसे हम P, Q, R, S और T से डोनेट करते हैं। इसमें पर्टिकुलरली ये जो P है इसे हम सेपरेटली पढ़ते हैं, जो T है इसे भी हम सेपरेटली पढ़ते हैं, और पर्टिकुलरली जो Q, R और S है इसको हम एक साथ लेते हैं, तो इसे बोला जाता है QRS कॉम्प्लेक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलरली इस P वेव से, इस तरीके से जो दिख रही है ना उठी हुई, ये है हमारी P वेव्स। तो अगर हम इसे देखें सो इट इज पॉजिटिव,
ये क्या है, एक तो पॉजिटिव वेव है, ऊपर जा रही है ना इस तरीके से, तो ये पॉजिटिव वेव है। इसके साथ साथ इट इज़ द फर्स्ट वेव ऑफ ईसीजी। ईसीजी में जो हमें सबसे पहले वेव दिखाई देती यही है। अगर हम इसका कॉज देखें तो इट इज़ ड्यू टू द डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियल मस्क्यूलेचर। डिपोलराइजेशन क्या मीन्स, जिसमें एट्रिया के अंदर जो मसल है ना वो एक टाइप से कॉन्ट्रैक्ट करें, मीन्स अंदर पॉजिटिविटी बिकम हो और बाहर नेगेटिविटी, है ना, आप एट्रियल सिस्टोल बोल सकते हो। और पर्टिकुलरली अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें सो इट्स ड्यूरेशन इज 0.1 सेकेंड। जैसे मैंने बताया कि आप एट्रियल सिस्टोल समझ सकते हो, उसका ड्यूरेशन यही था 0.1 सेकेंड। इसके बाद अगर हम इसके एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये होता है 0.1 से लेकर 0.12 मिलीवोल्ट। इस तरीके से ऊपर हम देखते हैं स्ट्रेंथ या फिर एम्पलीट्यूड, और इस साइड में हम मेजर करते हैं ड्यूरेशन। इसके बाद आगे देखते हैं हमारा Q, R एंड X कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ये तीन एक साथ हैं तो हम इसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, होते ना जटिल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब इसमें भी अगर देखोगे तो जो Q वेव्स है और इस तरीके से ये हमारी S वेव्स है, ये दोनों नेगेटिव हैं। इस तरीके से बेस लाइन तो ये लिटिल नेगेटिव है। वहीं पर अगर इस तरीके से इस R वेव को देखोगे जो यहाँ से यहाँ तक है, ये है हमारी पॉजिटिव, है ना। ये देखो ये Q थोड़ी सी नीचे है तो ये पर्टिकुलरली आपकी लिटिल नेगेटिव रहेगी। आपकी S भी यहाँ पर लिटिल नेगेटिव है, जो R है वो टोटली पॉजिटिव होती है। तो इसमें हम देखें सो इट इज़ ड्यू टू डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर। ये जो कॉम्प्लेक्स है क्यों प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। मीन्स आपके जो वेंट्रिकल हैं आप बोल सकते हो कि वो एक्टिवेट हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वहाँ की जो मसल है उनके अंदर पॉजिटिविटी मेंटेन हो रही है, बाहर नेगेटिविटी मेंटेन हो रही है। अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें सो इट्स ड्यूरेशन इज 0.08 टू 0.10 सेकेंड। इसके साथ साथ अगर स्ट्रेंथ की हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रहती है पर्टिकुलरली हमें आर वेव में देखने के लिए मिलती है। इस तरीके से जो आर है ना इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीवोल्ट। हम मिलीवोल्ट में मेजर करते हैं, इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती है ना, मेनली यही है आर। अब इसके बाद आती है हमारी टी वेव, और टी वेव किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है। पहली चीज़ तो ये पॉजिटिव है, इस तरीके से ऊपर जा रही है, सो इट इज़ पॉजिटिव वेव। और क्यों प्रोड्यूस होती है, इट इज़ ड्यू टू वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। इसमें एक बार फिर से हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, वेंट्रिकल्स का रिपोलराइजेशन। सो इट्स अकर्स ड्यू टू वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब यहाँ पर हमें तीन चीज़ें देखने मिली। सबसे पहले हमने पी में देखा तो एट्रियल हमने देखा डिपोलराइजेशन, QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, और यहाँ पर हो रहा है वेंट्रिकुल का जो है ना वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। एक चीज़ मिसिंग है हमारा एट्रियल रिपोलराइजेशन। यहाँ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहे हैं लेकिन रिलैक्स कहाँ हो रहे हैं। एक्चुअल में जो एट्रियल का रिपोलराइजेशन है इस वेव में हमें अलग से नहीं दिखता, क्योंकि जब एट्रिया का ये चल रहा था ना हमारे वेंट्रिकुलर का डिपोलराइजेशन, इसी टाइम पर चल रहा होता है हमारे एट्रियल का रिपोलराइजेशन। जैसे हमने देखा था कि जब हमारा एट्रियल डायस्टोल चल रहा था उसी टाइम पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो गया था, तो इसीलिए वो हमें अलग से नहीं दिखता, इसी QRS कॉम्प्लेक्स के साथ चलता है। अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें सो इट्स ड्यूरेशन इज 0.02 सेकेंड। अगर स्ट्रेंथ की बात करोगे तो 0.3 मिलीवोल्ट की इसकी स्ट्रेंथ होती है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ ECG कि एक्चुअल में तो नॉर्मल वेव थी, इसके यूज़ क्या क्या है। पहली चीज़ है हार्ट रिदम एंड हार्ट रेट। जैसे कि हमें नॉर्मली पता है अपनी हार्ट रेट होती है 72 हार्ट बीट पर मिनट, हर मिनट में 72 बार धड़कना। तो इस चीज़ को मेज़र करने के लिए ना पूरी चीज़ हमें पता चलती है, हाँ 72 बार पर्टिकुलरली ये चीज़ें हो रही हैं, पूरी ये जो वेव्स हैं वो जनरेट हो रही हैं। इसके साथ साथ उसकी रिदम कि पर्टिकुलरली इन सभी का, जैसे मैंने बताया कि इसकी इतनी स्ट्रेंथ है, इसका इतना ही ड्यूरेशन है, तो क्या आपकी जो पूरी हार्ट रेट है वो एक रिदम में चल रही हैं, या फिर ऐसा हो रहा कि कहीं ज़्यादा हो रही हैं कहीं कम हो रही हैं। जैसे ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया चलते हैं कि डिक्रीज और इंक्रीज इन हार्ट रेट। इसके साथ साथ आगे देखें सो ऑल्सो यूज फॉर डिटरमाइनिंग द एबनॉर्मल कंडक्शन और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या, जैसे कि हमने देखा था कंडक्टिव सिस्टम कि आपकी जो पूरी इम्पल्सेस हैं हार्ट बीट के लिए ऐसे नोट से प्रोड्यूस हो रही थी, देन वो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, उसके बाद वेंट्रिकल्स में जा रही थी। तो यहाँ यही चीज़ तो शो हो रही है ना, एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन मीन्स यहाँ पर हम देख रहे हैं एट्रियल डिपोलराइजेशन। तो इस चीज़ से हमें पता चल रहा कि हाँ कंडक्शन नॉर्मल हो रहा।
लेकिन मान लो कि यहाँ पर आपकी पी वेव आए ही ना, पर्टिकुलरली जब हम वो चीज़ रिकॉर्ड देखें तो हमें पता चल सकता है कि नहीं, कहीं ना कहीं जो एट्रियल में इम्पल्स हैं वो नहीं जा पा रही हैं, या फिर वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, या फिर हमारी टी वेव जनरेट नहीं हो रही, तो हम वहाँ से देख सकते हैं कि हाँ वेंट्रिकुलर आपके रिलैक्स नहीं हो पा रहे, इस तरीके से। इसके बाद और अगर हम देखें सो यूज फॉर इस्चेमिक इस्चेमिया, आप इस्चेमिया बोल सकते हो। इस्चेमिया का मतलब होता है डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई। तो अगर पर्टिकुलरली आपके हार्ट में किसी वजह से डिक्रीज ब्लड सप्लाई हुई, हार्ट में मीन्स स्पेशली इन मसल्स में जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो नॉर्मली क्या होता है जो मसल हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, उन्हें डायरेक्टली वो हार्ट सप्लाई नहीं होता जो हार्ट के चैम्बर में है, अलग से प्रेजेंट होती हैं आपकी कोरोनरी आर्टरी। तो सिंपल सी बात है कि कोरोनरी आर्टरी में मान लो कोई डिसीज हो गया है ना, कोरोनरी ऑक्यूल्सन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या फिर एम्बोलिज्म, कि आपकी कोरोनरी आर्टरी में एक ब्लड का क्लॉट जम गया। अब ब्लड का क्योंकि क्लॉट जम गया इस तरीके से, मान लो इसके आगे ब्लड ही नहीं जा पाएगा आगे की मसल्स में। अब मसल्स कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगी, यहाँ पर मिस इस्चेमिया हुआ, ब्लड की सप्लाई कम हुई, अब मसल में ब्लड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, वहाँ की मसल पंपिंग एक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगी, तो पूरे ये जो है ना इसकी अगर आप देखोगे स्ट्रेंथ कम होने लगेगी। जो स्ट्रेंथ थी ना इसकी 1 मिली वोल्ट थी, हो सकता है 0.5 मिली वोल्ट हो जाए, ये भी चीज़ें कम हो जाएं, ड्यूरेशन लंबा होने लगे। इस चीज़ से हम पता कर सकते हैं कि हाँ कोई ना कोई हार्ट में प्रॉब्लम है, अगर ये वेव आपकी नॉर्मल नहीं आती। इसके साथ साथ हार्ट अटैक वाली कंडीशन है कि हार्ट अटैक कब आ सकता है, जब आपका हार्ट में ब्लड ही पंप नहीं हो पा रहा है ना, बॉल में कोई दिक्कत है, इनके मस्कुलेचर में कोई दिक्कत है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम ईसीजी की यूज़ से डिटरमाइन कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।